हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप मध्य प्रदेश की बात देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए अगले वर्ष का वित्तीय वर्ष का बजट आ चुका है और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कदम बताया जा रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट सदन में रख दिया है। 2,79,237 करोड़ का यह बजट है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाते हुए 31% कर राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको एक सौगात दी और एक बड़ा हम कह सकते हैं राहत देने का काम इस वर्ग को किया। शिक्षा पर फोकस दिखा। 13,000 टीचर्स की नई भर्ती का ऐलान इसमें है। इस बार कोई नया कर नहीं, एक बड़ी राहत के तौर पर आम जनता के लिए देखा जा रहा है। ना टैक्स को बढ़ाने का आगे भी कोई प्रावधान होगा। प्रदेश में पहली बार 27,792 करोड़ का चाइल्ड बजट पेश किया गया है और इसमें 12 वर्ष आयु वर्ग तक के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रावधान होंगे, क्लियर किया गया। पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं हुई और इस पर कोई फिलहाल फैसला नहीं आया, जिस पर कर्मचारी वर्ग की प्रतिक्रिया हमने देखी। विपक्ष के जो नेता हैं कमलनाथ, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और इसे लागू करने की मांग की थी। तो प्रदेश का बजट दोनों पक्षों के मुताबिक कैसा है, वो इसमें क्या खासियत या खामियां गिनाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अपना श्रेष्ठ देते रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बजट इसी प्रतिबद्धता के साथ बढ़ाया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बजट भाषण शांति से सुने, ये मेरा प्रतिपक्ष से निवेदन है। बाद में जितना विरोध हो आप कर लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया। बजट भाषण में शिवराज सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने एमपी को बजट में कई बड़ी सौगात दी। इस बार 55,511 करोड़ का अनुमानित राजकोषीय घाटा दिखाया है। बजट में जो नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की गई। डीजल समेत रसोई गैस पर वैट कम नहीं किए जाने से आम लोगों को निराशा हुई है। बजट से महंगाई और बढ़ने के आसार हैं। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से अहम है। समाज के हर वर्ग के कल्याण का इसमें ध्यान दिया गया है और ये बजट मध्य प्रदेश को तेजी से आगे ले जाएगा। इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ प्रावधान है। इस बजट में गरीबों को, किसानों को, आम जनता के लिए, महिलाओं को, युवाओं को, बच्चों को, सबके लिए प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में की गई 10 अहम घोषणाओं पर नजर डालें तो प्रदेश में इस बार कोई नया टैक्स नहीं। 13,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। MBBS और नर्सिंग की सीटें बढ़ेंगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 217 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। भोपाल के बगरोदा और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। गायों की सेवा के लिए नई योजना, जनजाति विकास निगम बनेगा। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट। हालांकि कांग्रेस ने सदन में पेश हुए बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि जनता को धोखा देने वाला बजट है। पिछले बजट के प्रावधानों का कितना उपयोग और क्रियान्वयन हुआ, उस पर कोई बात नहीं की गई। कितने लोगों को रोजगार दिया। जनता पेट्रोल डीजल पर लगने वाले भारी भरकम करों में राहत की मांग कर रही थी, लेकिन कोई राहत नहीं दी। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा 30 लाख पार कर चुका है। रोजगार देने को लेकर इस बजट में कोई ठोस कार्य योजना और प्रावधान नहीं है। सरकार को जवाब देना होता है कि कितने रोजगार बने, कृषि क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं, पर ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। ये जनता को गुमराह करने का, जनता को फिर से धोखा देने का बजट है। अपनी माताएं बहनें जो घर का चूल्हा चलाती हैं, वो सब बढ़ती हुई महंगाई से दुखी हैं। तो ये जो आपने हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का ब्याज मध्य प्रदेश की आम जनता भर रही है, उसको मिला क्या है? मध्य प्रदेश की जीडीपी देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक 19.74% हो गई है।
मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देश का सबसे तेज बढ़ने वाला राज्य बन गया है। विपरीत हालात में भी विकास दर हासिल करना बड़ी बात है। कुल मिलाकर ये बजट आत्मनिर्भर एमपी का बजट है, जिसमें सभी अंचल को ध्यान में रखा गया। बजट में आने वाले चुनावों की झलक साफ नजर आती है। हालांकि विपक्ष के आक्रामक तेवर ने बता दिया कि सरकार बजट के जरिए चुनाव की तैयारी में भले ही हो, पर बजट में जिन मुद्दों को शामिल नहीं किया वो विपक्ष के लिए बड़े हथियार साबित होने वाले हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो इस वक्त हमारे साथ में इस बजट पर चर्चा करने के लिए दो बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि दोनों पक्षों से जुड़ चुके हैं। विनय सक्सेना साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक महोदय, और आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। आशीष शर्मा जी, जब बजट पेश किया जा रहा था तो आज जिस तरह से हंगामा, शोर शराबा, विरोध हुआ और ये पूछा गया कि पिछले बजट में जो आपने घोषणाएं की थी उसका भी क्या किया, लेकिन अब इनसे इतर जब हम पूरे दिन इसका विश्लेषण करते हैं तो 10 बड़ी बातें हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाएं। क्या विजन, क्या फोकस मुख्य तौर पर आप पाते हैं सत्ता पक्ष के विधायक के नाते? देखिए, ये वो पार्टी है जिसके कार्यकारी अध्यक्ष महामहिम का अभिभाषण होने से पहले ही बहिर्गमन का ट्वीट कर देते हैं। ये वो पार्टी है कि जो बजट सदन में प्रस्तुत हो रहा है उस समय हमसे हिसाब में बजट प्रस्तुत करने की एक परंपरा है, और बजट के बीच आज जिस तरह का हंगामा कांग्रेस ने किया है मैं उसे बिल्कुल उचित नहीं मानता। महामहिम के अभिभाषण पर और इस बजट पर आने वाले दिनों में परंपरा अनुसार विधानसभा के नियमों के अनुरूप चर्चा होती ही है। तब कांग्रेस को उस चर्चा में अपनी सब बातें रखना थी, लेकिन कांग्रेस के विधायक और जो नेता हैं वो अनावश्यक रूप से वहां शोर शराबा करते रहे। बजट तो प्रस्तुत हो ही गया, क्योंकि ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हमारा एक कदम है। हमने जो काम पिछले 10-15 वर्षों में मध्य प्रदेश में शुरू किए थे उनके परिणाम अब नजर आने लगे हैं। हमारे शहर स्मार्ट सिटी के रूप में, स्वच्छता में नंबर 1 होने के रूप में भारत में अपना स्थान बना रहे हैं। सड़कों का बहुत अच्छा विकास हुआ है, नेशनल हाईवे हमारे यहाँ बन रहे हैं, अटल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे हमारे मध्य प्रदेश से गुजर कर जाने वाला है, जो हमारे मध्य प्रदेश के विकास को और गति प्रदान करेगा। जहां तक बात किसानों की भी आई है, खेती लाभ का धंधा बने इसके लिए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किए हैं। किसानों को 10 घंटे बिजली मिले, 5 हार्स पावर के कृषि पंपों पर सब्सिडी मिले, बिजली के बिल में सब्सिडी मिले, वो फसल उत्पादित करे तो उसका उपार्जन सरकार करे, इसलिए कई तरह की फसलों का उपार्जन सरकार कर रही है। और इसके लिए फसल उपार्जन हेतु फसल अगर प्राकृतिक आपदा के कारण उसका नुकसान हो जाए तो उसकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सरकार ने बजट में बहुत प्रावधान किए हैं। कुछ लोग कह रहे थे SC/ST के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार ने SC/ST से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए अपने बजट में बहुत बड़ा हिस्सा रखा है, लगभग 46,000 करोड़। चूंकि अब सदन में जब चर्चा होगी तब अलग अलग विभागों की अनुदान मांगे आएंगी, तब और विस्तार से सब चीजें जानकारी में आएंगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के सर्वोन्मुखी विकास के लिए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारी जिन योजनाओं से हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली उन योजनाओं का बजट बढ़ाया भी गया है, उन योजनाओं को फिर से चालू भी किया गया है। और इस बजट में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और सिंचाई से लेकर उद्योगों के स्थापना और उद्योगों के विकास के लिए सभी बातों का समावेश किया गया है। इसलिए मैं इसे एक बहुत अच्छा बजट मानता हूं। आने वाले 1-2 वर्षों में इस बजट के सकारात्मक प्रभाव मध्य प्रदेश में और देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, विनय सक्सेना जी हैं कांग्रेस पार्टी से। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने आज शुरुआत से ही सदन के भीतर भी इस बजट को एक तरह से खारिज कर दिया था, कहना था कि जो पुरानी घोषणाएं हैं उनका पहले आप ब्यौरा दें। अब पूरे दिन भर जब हम इस बजट को देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है? एक दावा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का अपना बजट है जो इसे आगे बढ़ाएगा, रोड मैप के ऊपर आगे चलने वाला बजट है। कैसे पाते हैं आप? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो बजट पेश हुआ है उसमें कोई भी नयापन नहीं है। ऐसा लगता पुराने बजट में ही कलेवर बदल के, उसका कवरेज पन्ना बदल के उसको पेश कर दिया गया। सरकार की ना कोई तैयारी दिखती है,
न सरकार की कोई मानसिकता या सोच दिखती है कि दूरदर्शिता की जो कमी है वो इस बजट पे स्पष्ट दिखती है। सीधी तरह से छलने वाला अव्यावहारिक बजट है। आंकड़ों की बाजीगरी करने से प्रदेश नहीं चलता। ये बताना पड़ेगा कि हमारे ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है, लगातार 3 लाख करोड़ पे पहुंच गए हम, हमारा जितना कर्जा है उतना ही बजट है, और जितनी घोषणाएं आपने कर दी कि ये बजट बढ़ा दिया वो केंद्र सरकार के आधारित राशि पे है। और केंद्र सरकार ने जो पिछले 2 साल में एक नई नीति अपना ली, जहां पे 80% केंद्र राशि देता था और 20% सरकार को अंश पूंजी मिलानी पड़ती थी, उसको कम करके 60% राशि कर दी, 40% प्रदेश को मिलाना है। तो जितनी आपकी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं जिस पे आपने राशि बढ़ाई है, उसमें पिछली 19 योजनाओं में आपका पैसे ही खर्च नहीं कर पाई मध्य प्रदेश सरकार। ये आंकड़े केंद्र सरकार के द्वारा जारी हुए, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको आंकड़ों के अनुसार आप खुद देख लीजिए। 19 योजनाएं हैं जिसमें पैसा लैप्स हो गया, यानी मध्य प्रदेश सरकार उसकी अंश पूंजी नहीं व्यवस्था कर पाई। तो इस तरह से देखा जाए, अव्यवहारिक बजट जब होता है जिसमें सरकार अपनी कमियां छुपाती है, नाकामी छुपाती है, ये कह के कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन सरकार को बताना पड़ेगा जब 10 तारीख के बाद चुनाव के रिजल्ट आएंगे, विश्व में जो युद्ध की स्थितियां बन रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है। रसोई गैस की कीमतें कम करने के लिए अगर आपने कोई अपने टैक्स में कमी की होती और बताया कि हमने अगर महंगाई बढ़ेगी तो हम आप में 5% इसमें कम करेंगे, 10% इसमें कम करेंगे। केंद्र सरकार कह रही बहुत से जो जीएसटी का स्लैब है 5%, उसको 8% करने जा रहे हैं। उससे प्रदेश की जनता को हम कैसे बचाएंगे, उसकी क्या योजना है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसलिए सरकार का जो बजट है, हमारे कांग्रेस परिवार ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा बजट जिसमें सरकार ने कोई तैयारी नहीं करी, आपने सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करने से प्रदेश नहीं चलेगा। आप देखिए गौशालाओं में जो गौ माता मरी, आपने क्या कहते थे, हम नई गौ सेवा नीति ले आएंगे, तो 8 महीनों में आप अनुदान राशि नहीं दे पाए, अब कहते नई गौ सेवा नीति। आपने नौकरियां 1 लाख अतिथि शिक्षक के पद कम कर दिए, 65,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। एक तरफ सरकारी डॉक्टर 5,000 कम है, आप क्या कह रहे हो, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, सरकारी संपत्तियां बेच रही प्रदेश सरकार। एक तरफ आप कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हो, और अभी माननीय हमारे विधायक जी कह रहे थे कि हमारे किसानों के लिए बहुत काम किया। तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि प्रतिदिन जो आय है किसान की वो मात्र 27 रुपये रह गई है। इतनी योजनाएं आपने चलाई, उसके बाद 27 रुपये प्रतिदिन आय है। क्या एक जो लेबर का श्रमिक है वो 300 रुपये से कम में मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा, और किसान की आय 27 रुपये करके कहते हो कि हमने किसानों के हित में काम किया। आप प्रदेश के बेरोजगारों का आज आप आंकड़े उठा के देख लें, केंद्र सरकार कहती है मध्य प्रदेश में 1,30,000 बेरोजगार हो गए, और मध्य प्रदेश सरकार का खुद का आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि 30,46,000 हमारे प्रदेश में बेरोजगार हैं। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों में इतनी भिन्नता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आप बताएंगे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए आपने कितने लोन दिए? ठीक है, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में जो लोन की संख्या, मेरे ही विधानसभा प्रश्न पे जवाब आया है। जी, आपकी बातों का मैं उत्तर लेता हूं। आशीष शर्मा जी, थोड़ा सा और पूरी बात कर लूं? ठीक है। देखिए, हमारी मंशा पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने चुनाव में बेरोजगार युवाओं से वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर आपको 4,000 रुपए प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा। कहां गए ये लोग? सबसे पहले निर्णय ये लेना था ना कि हम 4,000 रुपए भत्ता प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी बात करने से पहले इनको ये सोचना चाहिए कि इन्होंने जब इनको 1.5 साल का समय मध्य प्रदेश के विकास के लिए मिला था, तब उस 1.5 साल के समय में जो वादे इन्होंने सबसे टॉप प्रायोरिटी पे किए थे, उनके लिए क्या किया? आज हमारी 5 वर्षों की आर्थिक विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। कोरोना के संकट के बाद भी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था खड़ी है अपने दम पर। यह अपने आप में एक मैं बहुत बड़ी इसको बात मानता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रश्न विपक्ष के हैं वो उन्हें सदन के अंदर जब बजट पर और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी उसमें निसंदेह उठाएं। हम हर बात का जवाब देंगे कि मध्य प्रदेश ने कितनी विकास दर हासिल की है। हम आज गरीब आदमी को अगर मकान बनाकर दे रहे हैं, उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान बजट में कर रहे हैं। SC ST के बच्चों के लिए सीनियर से लेकर प्री मैट्रिक से लेकर छात्रावास बड़ी संख्या में खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए हम बजट में अच्छा खासा प्रावधान कर रहे हैं। खेलों को बढ़ाने के लिए प्रावधान कर रहे हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा,
शिक्षा, आशीष जी, इन सब क्षेत्रों में काम करने के लिए अपने बड़े वो उठाया जा रहा है कि आप घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन उनका जमीन के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा। चलिए इस पर और थोड़ी सी चर्चा करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे यहाँ, इसके बाद लौट के आ रहा हूं। शुरुआत करूंगा फिर विनय सक्सेना साहब से कि इन घोषणाओं के बारे में और खास तौर पर जैसे बच्चों का बजट अलग से लाया गया, इसके बारे में विपक्ष क्या राय रखता है। विनय सक्सेना जी और आशीष शर्मा साहब हैं मध्य प्रदेश के बजट पर चर्चा करने के लिए। विनय जी, आपका भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, जिसको हम आंकड़ों की बाजीगरी करें, हर बार आंकड़ों के द्वारा ही और कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिनको लेकर हम प्रदेश का विकास आंकते हैं। एक नई बात जो सरकार हर बार जोड़ती है हाईलाइट के तौर पर, अब की बार उन्होंने कहा कि ये बच्चों के लिए एक अलग से बजट लाएं। इस पर भी विपक्ष और विपक्ष के नेता को हमने ये कहते हुए सुना कि ये केवल एक छलावा है, दिखावा है। तो आंकड़ों के आधार पर ही जब आप पैरामीटर सेट करते हैं तो किस तरह ये छलावा है? देखिए, एक और आशीष जी ने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश की जीडीपी हिंदुस्तान में सबसे आगे बढ़ गई। मैं इनसे वास्तविकता से पूछना चाहता हूँ आशीष शर्मा जी, प्रदेश में नौकरी कितनों को मिल गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही, हमारे किसानों को प्रति जो आय है वो 27 रुपये कैसे हो गई? क्या सिर्फ आंकड़ों में जीडीपी बढ़ाने से प्रदेश चलेगा या वास्तविकता में धरातल में कुछ काम करना होगा? एक तरफ आप देखिए सरकार घर घर शराब बेचने की तैयारी कर रहे हैं और आज ही आप बजट में देखिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। यही सरकार एक हाथ से कुछ कहती है और दूसरी हाथ से दूसरी बात करती है। आपका जो कहना है सीएम राइस के तहत हम लोग अच्छे स्कूल बनाएंगे, 3500 करोड़ खर्च करने के बाद 1,80,000 बच्चे स्कूलों को छोड़ के चल दिए। ये इसका जवाब क्यों नहीं देती सरकार? मैं पूछना चाहता हूँ, 65,000 सरकारी पद खाली पड़े मध्य प्रदेश में, 1 लाख अतिथि शिक्षकों के पद कम कर दिए गए, 5,000 सरकारी डॉक्टरों के पद खाली पड़े। आयुष्मान योजना में कई बीमारियों का इलाज का स्पष्टीकरण नहीं है। आपको हॉर्निया का ऑपरेशन कराना हो 17,000 मिलते हैं मात्र, आप हॉर्निया का ऑपरेशन कैसे कराएंगे बताइए? मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने आंगनवाड़ियों के जो पद खाली पड़े उसके आपने क्यों नहीं कुछ किया उसके लिए? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चाइल्ड बजट आपने अलग से ले आए। अब मैं दावे से कहता हूं कि इनके जिन जिन चीज़ों में राशियां इन्हें बढ़ाई हैं वो केंद्र आधारित बजट के आधार पर हैं। और मैं पहले ही कह चुका, जब केंद्र सरकार ने आपकी अंश पूंजी 40% कर दी, 20% से बढ़ा के, केंद्र सरकार ने अपनी जो राशि 80% पहले दी जाती थी उस राशि को 60% कर दिया और मध्य प्रदेश सरकार को 40% मिलाना है, जिसके चलते 19-20 योजनाओं की क्रियान्वयन नहीं हो पाया पिछले 2 सालों में। तो आप बजट में कुछ भी रख दो, खूब घोषणाएं कर दो, पहले गौ माताओं की मौत होगी, उसके बाद आप कहेंगे एक नई हम गौ सेवा नीति बनाएंगे। आप एक तरफ कहोगे चाइल्ड और बच्चों का जो हालात थी, कुपोषण की हालात मध्य प्रदेश नंबर 1 में था, बच्चों पे जो अपराध हुए उस पे नंबर 1 पे था। अब आपने क्या कह दिया? बच्चों के लिए हम एक चाइल्ड बजट लेके अलग से हम कुछ करेंगे। इस तरह से नई नई घोषणाएं करने की आदत माननीय मुख्यमंत्री जी की है, इसलिए उनको नरियल वाले मामा जी कहा जाता है। हैं, लेकिन उनका अमल कहां है? जो ख्याति है हर 22,000 घोषणाएं पिछले कर, आशीष जी उसके अमल के लिए राशि कहां ये बताएं। ठीक है आशीष जी। देखिए बजट सबके पास पहुंच चुका है और आने वाले 3-4-5 दिनों में हर विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। निश्चित ही सदस्य भी अपनी अपनी बातें वहां रखेंगे और विभाग के मंत्री भी जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज विकास किसे नहीं दिखाई दे रहा है? अगर आप पूछेंगे तो सिर्फ कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है। इनका घर घर चलो अभियान अभी चल रहा था। ये जिस जगह पहले आज से 5 साल पहले झोपड़ी में मिलने गए थे उस मतदाता से आज वो पक्के मकान में रह रहा है। राज्य अंशदान की बात करें तो इनके समय जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश के बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास इन्होंने बनाने से मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब राज्य सरकारों का बजट निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अंशदान पर भी निर्भर करता ही है और केंद्र के सहयोग से भी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन उन योजनाओं में भी हम अच्छा काम करें और कर रहे हैं, ऐसी सरकार की मंशा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जब भी कोई बजट बनाती है तो उसके दूरगामी लाभ देखकर भी बनाती है। हमने आज मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा विकसित किया है। आज हम बिजली में सरप्लस हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बुरहानपुर जिला हमारा 100% पेयजल की उपलब्धता वाला जिला हो गया है और भी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में समूह नल जल योजनाएं और पेयजल योजनाओं पर काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। ये चीजें कांग्रेस को क्यों नहीं दिखती कि इतने घरों में दिखाई नहीं पड़ती? विनय जी आप उत्तर दे सकते हैं। इतने घरों तक बिजली पहुंचा दी, इतने गांवों तक सड़क पहुंचा दी,
ये क्यों नहीं दिखता? कुपोषण पहले से, जी, कुपोषण बात की शुरू स्थिति करें। हमारी पहले से बेहतर जी। हुई है, लिंगानुपात हमारा पहले से अभी- बेहतर हुआ है, ये कांग्रेस को क्यों नहीं दिखता? चलिए एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक उदाहरण देता हूं। अभी 5 दिन पहले जबलपुर में दिशा की बैठक हुई, माननीय राकेश सिंह जी सांसद है भाजपा से। हमारे 2 विधायकों ने उस बैठक में ये कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास है उसकी किस्तें नहीं होने से लोग तिरपाल लगा के रह रहे हैं। क्या हालात है प्रधानमंत्री आवास की? तो क्या वो जो दोनों विधायक उस बैठक का आप निकलवा लीजिए, मिनट्स निकलवा लीजिए और वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए, किस ढंग से वो कलेक्टर के ऊपर आक्रोशित हुए उसका रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। ये तो आप ही के विधायक हैं ना जो उस दिन दिशा की बैठक में कलेक्टर की खिंचाई कर रहे थे और राकेश सिंह जी के सामने कर रहे थे, वो भी आप ही के सांसद जी हैं, और हमारे प्रदेश जबलपुर शहर के सांसद महोदय। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं नजरिया कुछ नहीं है, नजरिया नहीं है, वास्तविकता है। नजरिया होता है पार्टी का अपना, लेकिन जो वास्तविक धरातल है ये तो आप ही के विधायक है ना जो खुद खिंचाई कर रहे हैं कि हमारे जो विधायक प्रधानमंत्री आवास की किस्तें जारी होने की भी एक प्रक्रिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आशीष जी, आप ही बार अक्लमंद विधायक नहीं हो। हमारे अशोक रोहाणी जी भी सीनियर विधायक हैं, हमारे सुशील तिवारी जी भी सीनियर विधायक हैं। मैं अब आप पूरी बात मैंने तो आपको बिल्कुल नहीं टोका, माननीय या तो स्पष्ट कर ले कि या आप बोले या मैं बोलूं, नहीं तो फिर आप ही बात कर लीजिए। नहीं सुनाइए आप, नहीं तो मेरी बात है बीच में टोका टाकी मत करिए। आप बोलिए ना। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, कुछ भी योजनाएं आप घोषणा कर दे, मैं अगर आप कुछ भी योजनाएं घोषणा कर दोगे, आप कहते हो 19% हमारी जीडीपी हो गई मध्य प्रदेश की, तो फिर 51,000 का राजकोषीय घाटा क्यों हो रहेगा? प्रदेश सरकार 51,000 का राजकोषीय घाटा अपने खुद के बजट में दिखा रही है, सब सामने रखे मेरे। तो आप ये बताइए कितना घाटा क्यों हो रहा है? ठीक है, अगर कोई फाइनल उत्तर सरकार देने और आशीष प्रदेश जी। आगे बढ़ रहा होता तो घाटे का बजट नहीं होता उसका। 19%। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी हर योजना ठप्प पड़ी है। आपके विधायक दिशा की बैठकों में और जो हमारी प्रदेश शहर की बैठकें होती है उसमें खिंचाई करते रहते हैं सरकार की। ठीक है आशीष जी, आपके जल्दी से कितने इसका विधायकों ने उत्तर प्रश्न दें, लगाए हैं समय का अपना थोड़ा जिसमें से जो पाबंदी है। जवाब आ रहे हैं उन जवाब को पढ़ लीजिए तो आपको आईना दिख जाएगा मध्य प्रदेश का। सिर्फ झूठ बोलने से बातों का मैं दाढ़ियां सदन के अंदर भी जवाब दूंगा, में चर्चा करिए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस जो नकारात्मक बातें करके वातावरण खराब करती, क्या मध्य प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश का विकास नहीं दिख रहा है? आप जिस जबलपुर से आते हैं उस सड़क की स्थिति आज से 15-20 साल पहले क्या हुआ करती थी, आज आप चमचमाती चलिए सड़क से खैर, 4 घंटे में योजनाओं की जबलपुर 5 घंटे में वास्तविकता पहुंच रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के केवल बयान से नहीं बल्कि आम जनता अपने दैनिक जीवन में भी परखती है, टटोलती है। उनको पता है कि किस घोषणा का जमीन के ऊपर क्या हश्र क्या हाल है। लेकिन एक प्रश्न जरूर उठता है कि घोषणाएं वास्तविकता के धरातल पर आ भी रही हैं या जो बजट है वो वास्तविकता के धरातल पर उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दोनों पक्षों के बीच इस पर जोरदार बहस सदन में भी होगी और इस मंच पर भी होगी। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद। इस समय हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड था लेकिन आप दोनों ने अपनी बात रखी है। धन्यवाद, नमस्कार।